हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत सारी बधाई। आज गणेश चतुर्थी पर मैं आपको डराने के लिए सब्सक्राइबर्स की भेजी कुछ सच्ची बेहद खौफनाक कहानियां लेकर आया हूं, तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मज़ा लीजिए इन सच्ची डरावनी कहानियों का। कहानियों में आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से जय श्री गणेश कमेंट कर दीजिए। और अब चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। जय श्री गणेश। मेरा नाम रोशन लाल त्रिपाठी है। मैं आपको अपने घर के सामने रहने वाले रमेश और उसके परिवार के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। रमेश बहुत ही सीधा व्यक्ति था। उसके परिवार में 4 लोग थे। रमेश की पत्नी और उसका एक बेटा और बेटी। और रमेश बहुत ही गरीब व्यक्ति था, साथ ही एक पैर से विकलांग भी था। रमेश के सर पर बहुत कर्जा चढ़ा हुआ था और लेनदार आए दिन उसके घर अपना पैसा लेने के लिए पहुंच जाते थे। विकलांग होने की वजह से जब रमेश को गांव में कहीं पर भी काम नहीं मिला तो रमेश ने शहर जाकर कोई काम ढूंढने का निश्चय कर लिया ताकि वो लेनदारों का पैसा भी वापस लौटा सके और अपने बीवी बच्चों के लिए भी कुछ अनाज पानी की व्यवस्था कर सके। अपनी पत्नी को सारी बात बताकर रमेश ने दिलासा देते हुए कहा कि मुझे जल्दी ही शहर में कोई काम मिल जाएगा। रमेश की बात सुनकर उसकी पत्नी ने कहा कि आप जल्दी ही पैसे लेकर वापस लौट आइएगा, क्योंकि लेनदार आए दिन घर आ जाते हैं और मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। रमेश घर से शहर के लिए निकल गया। रमेश के पैसों के लेनदारों में एक महेंद्र नाम का आदमी था जो बहुत ही गलत किस्म का आदमी था। रमेश ने उससे अपनी जमीन गिरवी रखकर कुछ पैसे उधार लिए थे। जब महेंद्र को उसके आदमियों से पता चला कि रमेश कोई काम मिलने की उम्मीद में शहर जा रहा है तो महेंद्र ने अपने 4-5 आदमियों को भेजकर रमेश को बीच रास्ते में ही मरवा दिया। और तो और उसने रमेश के शरीर को छोटे छोटे टुकड़ों में कटवाकर नदी में फेंकवा दिया। उसने वो सब इसीलिए किया था कि रमेश की मौत के बाद उसके घर वाले बुरी तरह से टूट जाएंगे और अपनी सारी जमीन जायदाद महेंद्र को सौंपकर या तो आत्महत्या कर लेंगे या फिर ये गांव छोड़कर कहीं और चले जाएंगे। रमेश की मौत की खबर सुनकर उसकी पत्नी की क्या हालत हुई होगी मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकता। रमेश की छोटी सी बच्ची अपनी माँ से पूछ रही थी, माँ आप रो क्यों रहे हो? पापा को क्या हो गया है? क्या वो अब कभी नहीं आएंगे? फिर रमेश के बेटे ने अपनी माँ और बहन को शांत कराकर अपनी माँ को बोला कि माँ आप परेशान मत हो, वरना पापा की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। मैं कल से काम पर जाऊंगा और लेनदारों का सारा कर्जा चुकाऊंगा। अभी भी रमेश की पत्नी और बेटा इस बात से अनजान थे कि आखिर रमेश की मौत कैसे हुई और रमेश की लाश का भी कुछ पता नहीं चल सका, क्योंकि महेंद्र के आदमियों ने रमेश की लाश को कई छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर नदी में फेंक दिया था। अभी सूखी नमक रोटी खाकर माँ बेटा और पत्नी सोए ही थे कि तभी आधी रात को दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। कोई दरवाजे को जोर जोर से पीट रहा था। दरवाजे पर हो रही दस्तक से रमेश की पत्नी, बेटा और रमेश की छोटी सी बेटी भी जग गई। जैसे ही रमेश की पत्नी ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि दरवाजे पर महेंद्र और उसके कुछ आदमी मौजूद थे। महेंद्र और आदमियों को इतनी रात गए दरवाजे के पास पाकर रमेश की पत्नी एकदम से सकपका गई
और जल्दी से साड़ी का पल्लू सर से ढकते हुए पूछा कि क्या बात है। महेंद्र ने कहा कि भाभी जी, भैया की मौत की खबर मिली। बहुत गलत हुआ ये, पर अब भगवान की मर्जी के आगे और कर भी क्या सकते हैं आप लोग। फिर आगे महेंद्र ने रमेश की पत्नी से कहा कि तो फिर भाभी, आगे का क्या सोचा है। देखिए, अब भाभी, मैं भी उतना बुरा आदमी नहीं हूं जितना कि लोग मुझे समझते हैं, बल्कि मैं उससे भी ज़्यादा बुरा आदमी हूं। इसीलिए आप सब कल सुबह ही यह घर छोड़कर बाहर निकल जाइए, क्योंकि अब मेरा पैसा आप चुका नहीं सकते। महेंद्र की बात सुनकर रमेश की पत्नी ने गुस्से से बोला कि रमेश की मौत हुई है, मेरी नहीं। कल से मैं और मेरा बेटा काम पर जाएंगे और आपका पूरा पैसा जल्द ही आपको वापस लौटा देंगे। ये कहते हुए रमेश की पत्नी दरवाज़ा बंद कर ही रही थी कि तभी महेंद्र की नीयत खराब हो गई और उसने अपना कर्जा वसूल करने के लिए बहुत ही घिनौनी चाल चली। दरवाजे को धक्का मारकर महेंद्र घर के अंदर घुस गया और जबरन रमेश की पत्नी का बलात्कार किया और फिर उस दरिंदे महेंद्र ने रमेश की पत्नी को गोली मारकर उसको मौत के घाट उतार दिया। और फिर इस डर से कि कहीं रमेश के बच्चे पुलिस के सामने अपना मुंह ना खोल दें, शायद इसीलिए उस निर्दयी महेंद्र ने रमेश के छोटे छोटे बच्चों को भी गोली मार दी और उन सब ने भी उसी वक्त दम तोड़ दिया। फिर महेंद्र ने सभी लाशों को ठिकाने लगवा दिया और फिर दरवाजे को ताला लगाकर महेंद्र अपने घर चला गया। और एक हफ्ते बाद देर रात महेंद्र अपने आदमियों के साथ रमेश के घर पर शराब पी रहा था और रमेश और उसके पूरे परिवार को किस तरह मारा, यही बातें करते हुए हंसी के ठहाके मार रहा था। उस दिन अमावस्या की रात थी और अमावस्या की रात भूत प्रेत, जिन्नात और रूहानी ताकतों की रात होती है। बातें करते हुए महेंद्र और उसके साथी एकदम से सकपका गए, क्योंकि उन्होंने देखा घर की सारी सामान जोर जोर से हिलने लगी थी और तभी कमरे का दरवाज़ा अचानक से दीवार से उखड़कर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। और तभी महेंद्र और उसके आदमियों ने देखा एक विकराल जिन्न उस दरवाजे से घर के अंदर प्रवेश किया और तभी उस जिन्न के साथ एक जिन्नाती भी घर के अंदर आ गई। और तभी उस जिन्नाती के पीछे से घर में एक छोटा जिन्न और एक छोटी जिन्नाती घर के अंदर आ गए। महेंद्र और उसके आदमियों की हालत खराब हो गई। एक झटके में उनका सारा नशा उतर गया। वो वहां से भागते उससे पहले ही जिन्नाती ने उन पर हमला कर दिया और उन सबको मार मार कर उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वो जिन्न रमेश था और जिन्नाती उसकी पत्नी थी और वो बच्चे रमेश और उसकी पत्नी के थे और वो बच्चे भी जिन्न बन चुके थे। दरअसल महेंद्र के आदमियों ने रमेश के शरीर के टुकड़े जिस नदी में फेंके थे, उस नदी पर एक जिन्न का वास था और उस जिन्न ने अपनी शक्तियों से रमेश और उसके बीवी बच्चों को भी जिन्न बना दिया। महेंद्र और उसके साथियों को मारकर वो परिवार जिन्नों की दुनिया में लौट गया। तो दोस्तों, ये थी रमेश और उसके परिवार के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिषेक है। मैं आपको अपने और अपने दोस्त मंजीत के साथ घटी सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल एक रोज़ जब फैक्ट्री से शाम को हमारी छुट्टी हुई, तब हम दोनों
दोस्तों ने ठेके पर जाकर शराब खरीदने का डिसाइड किया। हम दोनों दोस्त एक ही फैक्ट्री में काम करते थे और एक ही रूम में रहते थे। तो जब हम ठेके पर पहुंचे तो मैं दारू लेने लग गया। तभी मैंने देखा कि मंजीत रोड के किनारे चलते हुए एक बूढ़ी औरत का पीछा कर रहा था। मैंने 2-3 बार मंजीत को आवाज़ लगाई, मगर मंजीत को जैसे उस बूढ़ी औरत के अलावा ना तो कुछ सुनाई दे रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। तभी मेरी नज़र उस बूढ़ी औरत के पैरों पर पड़ी और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए। मैंने देखा उस बुढ़िया के पैर पीछे की ओर मुड़े हुए थे और तभी मैं दौड़कर मंजीत के पास गया। वो बस उस बुढ़िया की तरफ बढ़ता ही जा रहा था और तभी मैंने मंजीत को जोर जोर से हिलाते हुए उससे कहा कि पागल हो गया है क्या? तू कहाँ जा रहा है? देख नहीं रहा इस बुढ़िया के पैर उल्टे हैं, ये इंसान नहीं कोई डायन है। कि तभी मंजीत होश में आते ही जोर जोर से कांपने लगा और उसने कहा कि भाई वो बुढ़िया हमारी तरफ आ रही है। और जैसे ही मैंने उस बुढ़िया की तरफ देखा तो उसको अपनी तरफ आता देख मैं वहाँ से भागकर शराब की दुकान में घुस गया। और जैसे ही मैंने मंजीत को बुलाने के लिए पीछे देखा तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। रोड से वो बुढ़िया और मंजीत गायब थे। उसके बाद मैंने मंजीत के परिवार वालों को मंजीत के लापता होने की बात बताई। अगले ही दिन मंजीत के परिवार वालों ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई। आज इस घटना को 7 साल हो चुके हैं, मगर मंजीत का अभी तक कुछ पता नहीं चला। तो दोस्तों ये थी मेरे और मेरे दोस्त मंजीत के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम नमन है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। दरअसल एक स्कूल में मेरी नई नई चपरासी की नौकरी लगी थी। अभी मैं उस स्कूल पर बिल्कुल नया था तो उसके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ पता नहीं था। और एक रोज़ स्कूल के एक स्टोर रूम से कोई ज़रूरी सामान निकालना था, मगर कोई उस स्टोर रूम में जाकर सामान बाहर नहीं निकाल रहा था, जिस वजह से प्रिंसिपल ने मुझे स्टोर रूम से एक लोहे की बड़ी सी पेटी बाहर निकाल कर लाने को कहा और स्टोर रूम की चाबी भी दी। जब मैं स्टोर रूम के अंदर पहुंचा तो यकीन मानिए दोस्तों मुझे वहां बहुत भारी महसूस हो रहा था। उस स्टोर रूम के अंदर एक अजीब सी मनहूसियत छाई थी। मैंने देखा कमरे के एक कोने में एक लोहे की पेटी रखी हुई थी। मैं जैसे ही पेटी उठाने लगा मुझे लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने झट से पीछे मुड़कर देखा पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने इसे अपना वहम समझा और दोबारा पेटी उठाने लगा। वो लोहे की पेटी बहुत भारी थी। अभी मैं पेटी को उठा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे आसपास घूम रहा है। मैं डर से कांपने लगा था और फिर मैंने जल्दी से वो लोहे की पेटी उठाई और वहाँ से भागा। स्कूल के सभी लोग मेरे स्टोर रूम के बाहर आने पर मुझे ही घूर रहे थे। मैंने प्रिंसिपल ऑफिस में जाकर वो पेटी रख दी और लगभग 1-2 घंटे बाद जब मैं स्कूल के मेन गेट के पास कुर्सी पर बैठा हुआ था कि तभी बहुत अजीब सा लगने लगा और तभी मुझे कई बार उल्टियाँ हुई और मुझे काफ़ी तेज बुखार आ गया। जब प्रिंसिपल को ये बात पता चली तो उन्होंने मुझे आराम करने को बोला और मुझे स्कूल के 3rd फ्लोर पर भेज दिया।
दरअसल थर्ड फ्लोर पर अभी काम चल ही रहा था। थर्ड फ्लोर पर अभी सिर्फ एक ही कमरा बना था और उस वक्त दोपहर के करीब 2-2:30 बज चुके थे। इसीलिए सभी मजदूरों की छुट्टी भी हो चुकी थी। मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला था। तेज बुखार के चलते मैं उस कमरे में चुपचाप जाकर लेट गया और फिर पता नहीं कब मुझे नींद आ गई। अभी मैं सोया ही था कि तभी मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरा गला दबा रहा है। मैंने एक झटके से आंख खोली और फिर मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं डर से कांपने लगा। मैंने देखा एक भयानक सा आदमी जिसका चेहरा जला हुआ था। वो मेरे ऊपर बैठा दांत किटकिटाते हुए मेरा गला दबा रहा था। मेरी सांसें गले में ही अटक चुकी थी और मुझसे चिल्लाया भी नहीं जा रहा था। लेकिन फिर हिम्मत करके मैंने जोर से चीख लगाई, मगर शायद मेरी आवाज़ कमरे से बाहर नहीं जा रही थी कि तभी एकदम से उस आदमी ने मेरा गला छोड़ दिया और फिर मुझसे अजीब सी भारी आवाज़ में कहा कि चला जा यहाँ से। मैं अपनी पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और उसी दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी और उस स्कूल को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। बाद में कुछ आदमियों से मुझे पता चला कि जिस स्टोर रूम में मैं वो लोहे की पेटी निकालने के लिए गया था, उसी स्टोर रूम में स्कूल के ही एक छात्र ने रैगिंग से परेशान होकर खुद को आग लगाकर उसी स्टोर रूम में अपनी जान दे दी थी। लोगों ने बताया कि उस लड़के का स्कूल में न्यू एडमिशन था और उसके क्लास के छात्र उसे हद से ज़्यादा परेशान करते थे, जिस वजह से उसने ऐसा कदम उठाया और अब उसकी आत्मा उसी स्टोर रूम में भटकती है और स्टोर रूम में आने वाले हर आदमी को परेशान करती है। इसीलिए स्कूल के मैनेजर ने उस स्टोर रूम को ताला लगवाकर हमेशा के लिए बंद करवा दिया था और किसी बेहद ही ज़रूरी सामान को बाहर निकालने के लिए उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोला जाता था। आखिरी बार तुम्हारी ही तरह एक चपरासी ने उस स्टोर रूम का दरवाज़ा खोलकर कोई सामान बाहर निकाला था और जब वो स्कूल से छुट्टी मिलने के बाद रात को घर जा रहा था तो रास्ते में किसी ने उसे बड़ी बेरहमी के साथ जान से मार दिया था। उन लोगों की ये बातें सुनकर मैं बेहद ही डर गया और फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि यहाँ से 5 किलोमीटर दूर एक सिद्ध बाबा रहते हैं। अब वही तुम्हें उस आत्मा से बचा सकते हैं। फिर मैं उन बाबा के पास गया और मैंने उन्हें अपनी आप बीती बताई। मेरी बातें सुनकर उन बाबा ने एक ताबीज बनाकर मेरे गले में डाला और एक पाउडर देकर कहा कि इसे अपने घर के चारों तरफ एक घेरे के रूप में छिड़क देना। और उन बाबा ने यह भी कहा कि रात के वक्त घर से बाहर पूरे 1 हफ्ते तक बाहर मत घूमना। बाबा की बताई सारी बातों को मैंने पूरी तरह से पालन किया। खैर, आज उस घटना को हुए 6 महीने बीत चुके हैं और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम संजय है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ। ये बात तब की है जब मेरे घर पर मेरी मौसी आई हुई थी। उन दिनों सर्दियों का समय था। मेरी मौसी हर बार जब भी आती थी तो अपने साथ हम सबके लिए मिठाइयाँ, कपड़े और ढेरों सामान लाती थी।
और लगभग 1 महीने हमारे घर पर रुककर ही अपने घर वापस जाती थी। तो इस बार जब मौसी को आए हुए अभी 4-5 दिन ही हुए थे कि तभी मेरे भैया यानी मौसी के बेटे का फ़ोन आया और उन्होंने बताया कि अचानक से मौसा जी की तबीयत खराब हो गई है और मौसा जी को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है और मौसी का बेटा उन्हीं की देखभाल में लगा हुआ है, जिस वजह से मौसी को उनके घर छोड़ने मुझे ही जाना होगा। और डॉक्टर ने मौसा की हालत गंभीर बताई है और ये भी कहा है कि किसी भी वक्त मौसा को कुछ भी हो सकता है। तो फिर उसी रात करीब 9:30-10 बजे के आसपास मैं मौसी को अपनी बाइक से उन्हीं के घर ले जाने के लिए निकल पड़ा। और जब मैं मौसी के घर पहुंचा तो हमें पता चला कि मौसा की हॉस्पिटल में ही मौत हो गई है और उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है। उसके बाद उनकी लाश को मौसी के घर लाया जाएगा। आगे तो आप समझते हैं कि किसी भी परिजन की मौत के बाद क्या क्या किया जाता है। इधर मौसी को उनके घर पर छोड़कर मैं अपने घर अपनी माँ को लेने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त सुबह के 3:30-4 बज रहे होंगे। जब मैं अपने घर लौट रहा था तो रोड बिल्कुल खाली थी। उस वक्त एक भी गाड़ी रोड पर नहीं चल रही थी, इसीलिए मैं गाड़ी काफ़ी तेज़ी से चला रहा था कि तभी रास्ते में मुझे थोड़ी दूरी पर एक आदमी दिखा जो बिल्कुल रोड के बीचों बीच खड़ा था और उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी। वो बिल्कुल शांत खड़ा था। मैंने उसे देखकर बाइक की स्पीड स्लो कर दी। उसके काफ़ी पास जाने पर बाइक की लाइट में मुझे पता चला कि उस आदमी ने अपना चेहरा रोड की दूसरी साइड घुमा रखा था। फिर मैंने गाड़ी बेहद ही स्लो कर दी और हॉर्न देते हुए मैं उसके साइड से गाड़ी निकालने ही वाला था कि तभी एकदम से वो मेरी तरफ मुड़ गया और उस आदमी का चेहरा देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मुझे अपनी आंखों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैंने देखा कि वो आदमी और कोई नहीं, मेरे मौसा थे, जिनकी कुछ समय पहले मौत हो चुकी थी और अभी उनकी बॉडी का पोस्टमार्टम चल रहा था। उन्हें देखकर मैंने एकदम से ब्रेक मारी और मेरे हाथ पैर फूलने लगे थे कि तभी मैंने देखा मेरे मौसा ने मुझे देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी और एकदम से हवा में धुआं बन गए। उनकी हंसी के वक्त मेरी नज़र उनके दांतों पर गई जो बेहद ही नुकीले और टेढ़े मेढ़े दिख रहे थे और उनकी आंखें किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह बिल्कुल सफ़ेद थी। मेरे मौसा के गायब होते ही मैंने अपनी बाइक स्टार्ट की और पूरी जान लगाकर वहाँ से भागा और घर पहुँचते ही मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई। पहले तो मेरी माँ को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन मेरे कई बार अपनी बात पर जोर देने पर मेरी माँ को मेरी बातों पर यकीन हो गया और फिर माँ ने मुझे बताया कि तुम्हारे मौसा की मौत आधी उम्र में ही हो गई है। इसे अकाल मृत्यु कहते हैं, जिस वजह से तुम्हारे मौसा की आत्मा इधर उधर भटक रही है और जब उनका क्रियाकर्म कर दिया जाएगा तब उनकी आत्मा को शांति मिल जाएगी। और फिर मेरी माँ ने मुझे ये बात मौसी और उनके परिवार वालों से बताने से मना किया और कहा कि मौसी को तुम्हारी बात पर यकीन नहीं होगा और तुम्हारी ऐसी बातों से उनके दिल को ठेस पहुंचेगी। खैर, फिर मैंने ये बात
किसी और के साथ शेयर नहीं की, लेकिन आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम तारीफ है। मैं आपको अपने साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। ये 4 महीने पहले की बात है, जब गांव में मेरे अम्मी अब्बू ने मेरा निकाह तय किया और मैं उस वक्त शहर में एक बर्तन फैक्ट्री में बर्तनों पर डिजाइन देने का काम करता था। अब्बू ने मुझे फ़ोन करके घर आ जाने को कहा। लिहाजन उसी दिन शाम की ट्रेन पकड़कर मैं अपने घर के लिए निकल पड़ा। और जब मैं अपने गांव पहुंचा तब रात के 1:30 बज चुके थे। मैंने अपना एक बैग दोनों कंधों पर टांग रखा था और एक बैग को हाथ में पकड़े था, जिनमें मैंने घर की ज़रूरत का सामान रखा हुआ था। इतनी रात गए पैदल ही इतना सारा सामान लेकर घर जाने में मैं कुछ झिझक रहा था, क्योंकि आए दिन मेरे गांव से लेकर आसपास के गांवों में भी चोरी और लूटपाट जैसी घटनाएं होती रहती हैं। मैंने अब्बू को फ़ोन लगाया ताकि वो अपनी बाइक से आएंगे और मैं उन्हीं के साथ चल पड़ूंगा, मगर मेरी बदकिस्मती अब्बू का फ़ोन स्विच ऑफ था। खैर, फिर मैंने और रात न करते हुए पैदल ही घर के लिए चलना शुरू कर दिया। अभी मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी मैंने ध्यान दिया मैं आम की बाग के पास से गुजर रहा था और मुझे याद आया कि गांव के लोगों का कहना है कि इन आम के पेड़ों पर एक जिन्नाती का वास है और वो जिन्नाती बेहद ही खतरनाक है। कि तभी खौफ के मारे मैं तेज तेज चलने लगा। अभी मैं कुछ दूर आगे चला ही था कि तभी अचानक मुझे एक आम के पेड़ पर जोर जोर से रोने की आवाज़ें आने लगी और वो पेड़ जोर जोर से हिलने लगा। वो सब देखकर मैं जोर से वहाँ से दौड़ने लगा और फिर कुछ समय दौड़ने के बाद मैंने महसूस किया कि मैं एक ही जगह पर दौड़ रहा हूँ। मतलब मैं दौड़ तो रहा हूँ, पर वो जगह और आम का पेड़ मेरे साथ साथ ही बढ़ रहे हैं। मैं इतना डर गया कि जोर जोर से रोने लगा और तभी मैंने देखा कि उस आम के पेड़ से एक जिन्नाती रोड पर कूद गई और धीरे धीरे मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। वो जिन्नाती इतनी भयानक दिख रही थी कि उसे देखकर मैं सच बताऊं तो मैं अपनी पैंट गीली करने ही वाला था, मगर मैंने हिम्मत नहीं खोई और अल्लाह को याद करने लगा और अपनी आंखें बंद कर ली। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं अपने घर के बाहर ज़मीन पर पड़ा था। उस दिन अल्लाह के रहमो करम से मेरी जान बच पाई थी, वरना वो भयानक जिन्नाती मुझे जान से मारकर खा जाती। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम फैजल है। ये घटना मेरे साथ तब घटी जब मैंने दोस्तों से मजाक मजाक में जिन्न और जिन्नाती को गालियां दे दी। दरअसल मेरे घर के बाहर एक पीपल का पेड़ है और उस पीपल के चारों तरफ से एक बड़ा चबूतरा बना हुआ है। हर शाम हम सब दोस्त उसी चबूतरे पर बैठकर बातें करते रहते थे, मगर उस दिन बातों बातों में जिन्नों का टॉपिक छिड़ गया। मैं किसी भी तरह की रूहानी ताकत में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता था। लिहाजन मजाक मजाक में मैंने जिन्नाती को गालियां देते हुए कहा कि अगर कभी
मेरी मुलाकात जिन्नाती से हो जाए तो मैं उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाकर उसके साथ गलत काम रोज करूँगा। मैंने ये सब बोला ही था कि तभी चबूतरे पर लगा पीपल का पेड़ इतनी जोर जोर से हिलने लगा कि ऐसा लगा कि अभी जमीन से उखड़कर बाहर गिर जाएगा। कि तभी अचानक से मैं हवा में टंग गया और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है। धीरे धीरे मेरे गले की कसन पड़ती ही जा रही थी और मेरा चेहरा लाल पड़ने लगा था कि तभी किसी अनजानी ताकत ने मुझे चबूतरे पर पटक दिया। उसके बाद मैं बेहोश हो गया। जब मेरे दोस्तों ने मेरी ये हालत देखी तो वो बेहद ही खौफ खा गए और तुरंत वहाँ से भागकर मेरे दोस्तों ने गांव वालों को घटना की जानकारी दी। कि तभी मेरे दोस्तों की सारी बातें सुनकर एक बुजुर्ग गांव वाले ने जल्दी से जल्दी हमारे गांव के मौलाना को बुलाने को कहा। फिर मौलाना के साथ सभी गांव वाले उसी चबूतरे के पास आए जहां पर मैं बेसुध पड़ा था। मुझे देखकर मौलाना फौरन मेरे पास आए और उन्होंने देखा कि मेरी आंखें ऊपर की ओर टंग गई थी। फौरन ही मौलाना ने कोई मंत्र पढ़ा और फिर एक अभिमंत्रित लाल धागे से मुझे उसी पीपल के पेड़ पर बांधा गया। जिसके बाद मौलाना ने मंत्र पढ़ते हुए वो लाल धागा काट दिया। जिसके बाद मैं होश में आ गया और मैंने मौलाना के पैर पकड़ लिए। फिर मौलाना ने बताया कि ये सब मेरी नादानी का नतीजा है। मेरी ऐसी अपमानजनक बातों से वो जिन्नाती मुझ पर क्रोधित हो गई थी। और तो और अगर वक्त रहते मौलाना ना पहुंचते तो वो जिन्नाती मुझे जान से मार देती। फिर मैं उसके बाद हॉस्पिटल गया और वहाँ मैंने अपने सर पर पट्टी कराई क्योंकि उस जिन्नाती ने मुझे ज़मीन पर पटक दिया था, जिस वजह से मेरे सर पर बहुत गहरी चोट आई थी। दोस्तों, आज मैं ठीक हूँ और भूल कर भी इन रूहानी ताकतों का मजाक नहीं उड़ाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानियाँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। ऐसी ही सच्ची, डरावनी और मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरे हफ्ते खौफनाक डरावनी कहानियों के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट ज़रूर कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर।